नमस्कार। कभी कभी ना बड़ी तब्दीलियां बहुत ही स्थानीय, बहुत जमीनी मुद्दों से शुरू होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे, एक ऐसे संगठन की कहानी जिसका जन्म उन समस्याओं से हुआ जो किसी जमाने में पहाड़ों में रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। सोचिए वो दौर जब कूली बेगार, मतलब बिना सही मजदूरी दिए अंग्रेज अफसरों या यात्रियों का सामान ढोना या उनकी सेवा करने की वो जबरदस्ती वाली प्रथा लोगों पर एक बोझ थी। या फिर वो जंगल के सख्त कानून जिन्होंने स्थानीय लोगों के अपनी ही जमीन की वन उपज पर हक को बहुत सीमित कर दिया था। तो इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था ने जन्म लिया, कुमाऊं परिषद। ठीक है। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं जो इस परिषद के बनने, उसके सफर और उसके अंजाम की कहानी बयां करते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से कुमाऊं परिषद की स्थापना के पीछे की वजहों को समझना, इसके जरूरी पड़ावों यानी इसके अधिवेशनों पर गौर करना और आखिरकार ये जानना कि इसका विलय कांग्रेस में क्यों और कैसे हुआ। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है 1916 में नैनीताल। यहीं पर कुमाऊं परिषद की नींव रखी गई थी। जैसा आपने कहा, मकसद एकदम साफ था, आम लोगों की परेशानियां, खास तौर पे ये कुली बेगार और जंगलात से जुड़े जो दमनकारी कानून थे, इनका हल ढूंढना। ये वो मुद्दे थे जो सीधे सीधे लोगों के जीवन और उनकी आजीविका पर असर डाल रहे थे। तो परिषद का गठन इसी जरूरत से हुआ था। तो 1916 में नैनीताल में इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, क्या स्थापना के साथ ही इसकी गतिविधियां भी तेजी से शुरू हो गईं? मतलब पहली बैठक वो कब और कहाँ हुई? हाँ, नींव रखने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं हुआ। पहली औपचारिक बैठक उसी साल 1916 में ही नैनीताल जिले के मझेड़ा गांव में हुई और इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर नारायण दत्त छिंदवाल ने। यहाँ एक खास बात यह है कि इस पहली ही बैठक में आपको अलग अलग सोच और पीढ़ियों का एक संगम देखने को मिलता है। एक तरफ पुराने तजर्बेकार उदारवादी सोच रखने वाले नेता थे, तो दूसरी तरफ वो जोशीले युवा नेता भी थे जो लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवादी विचारों से गहरे प्रभावित थे। ये अपने आप में एक संकेत था कि परिषद सिर्फ एक खास विचारधारा तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब शुरुआत से ही इसमें अनुभव और जोश दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश थी और अलग अलग नजरिया रखने वालों का एक मंच पर आना। ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर रहा होगा कि सबने साथ आना जरूरी समझा। अच्छा, अगर हम संस्थापकों की बात करें तो किन लोगों को इसका मुख्य श्रेय दिया जाता है? जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दो नाम प्रमुख रूप से कुमाऊं परिषद के संस्थापकों के तौर पर सामने आते हैं, तारादत्त गैरोला और हरगोविंद पंत। इन दोनों ने इस संगठन की रूपरेखा तैयार करने और उसे जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। बेशक और भी कई लोग जुड़े होंगे, लेकिन इन दोनों का योगदान बुनियादी माना जाता है। तारादत्त गैरोला और हरगोविंद पंत, हाँ, ये नाम याद रखने वाले हैं। तो जब परिषद बन गई, उसने अपना काम कैसे आगे बढ़ाया? जाहिर है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और संगठित करने के लिए बैठकें या सम्मेलन हुए होंगे। इन अधिवेशनों का सिलसिला कब शुरू हुआ? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला बड़ा अधिवेशन स्थापना के अगले ही साल 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। और यहाँ एक गौर करने वाली बात है, इस पहले ही अधिवेशन का मुख्य एजेंडा संगठन का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इस पर केंद्रित था। इसके लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई और लक्ष्मीदत्त शास्त्री को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा, मतलब पहले अधिवेशन से ही ये सोच थी कि परिषद सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी गूंज दूर दूर तक जाए, आम लोगों तक पहुंचे। क्या ये इस बात का संकेत था कि उन्हें अंदाजा था कि लोगों को इन मुद्दों पर लामबंद करना एक चुनौती होगी और इसके लिए सक्रिय प्रचार की जरूरत पड़ेगी? ये बिल्कुल संभव है। उस दौर में आप देखिए, संचार के साधन सीमित थे और लोगों को एक नए संगठन से जोड़ना, उन्हें उसके मकसद समझाना और खासकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार करना यकीनन आसान नहीं रहा होगा। इसलिए पहले ही कदम पर प्रचार प्रसार को प्राथमिकता देना एक सोची समझी रणनीति लगती है। ये दिखाता है कि वो जमीनी हकीकत से वाकिफ थे। समझ गए। तो पहले अधिवेशन ने भविष्य की दिशा तय की। इसके बाद दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? दूसरा अधिवेशन ठीक अगले साल 1918 में हल्द्वानी में आयोजित किया गया।
और इस बार अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली तारादत्त गैरोला ने, जो कि संस्थापकों में से एक थे। इससे यह भी पता चलता है कि शुरुआती नेतृत्व लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा था। और तीसरा अधिवेशन, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये काफी यादगार रहा और इसका महत्व सिर्फ कुमाऊं परिषद के इतिहास तक ही सीमित नहीं है। ऐसा क्या खास हुआ था 1919 के इस अधिवेशन में? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तीसरा अधिवेशन जो 1919 में कोटद्वार में हुआ, वो कई वजहों से खास माना जाता है। अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। एक तो ये अधिवेशन पारंपरिक गुरु परंपरा के सम्मान और निर्वहन के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसे कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता ये उस दौर में खासकर एक क्षेत्रीय संगठन के मंच से कितनी बड़ी बात रही होगी, क्या हम इस पर थोड़ा और समझ सकते हैं? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो ये कोशिशें चली रही थीं, लेकिन कुमाऊं के स्थानीय संदर्भ में इसका क्या महत्व था? देखिए, उस समय देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही थीं, ये सब जानते हैं। ऐसे माहौल में कुमाऊं जैसे पहाड़ी इलाके में, जहां सामाजिक समीकरणों की अपनी जटिलताएं हो सकती थी, एक प्रमुख राजनीतिक मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का स्पष्ट संदेश देना बहुत अहमियत रखता था। बद्रीदत्त जोशी को इसलिए कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता या कह लीजिए अग्रदूत कहा जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि स्थानीय समाज को जोड़ने और बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड था। ये दिखाता है कि परिषद सिर्फ प्रशासनिक या आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी उतनी ही अहमियत दे रही थी। ये वाकई काबिले तारीफ है। बद्रीदत्त जोशी का ये योगदान और परिषद का ये नजरिया इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अच्छा, इस बेहद खास तीसरे अधिवेशन के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ी? चौथा अधिवेशन कब और कहां हुआ? कोटद्वार के इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद अगला यानी चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में हुआ। इस बार अध्यक्षता का जिम्मा संभाला हरगोविंद पंत ने, जो फिर से परिषद के संस्थापकों में से एक थे। ये दिखाता है कि नेतृत्व लगातार रोटेट हो रहा था और संस्थापक सदस्य सक्रिय बने हुए थे। काशीपुर 1920 तो सिलसिला जारी रहा। इसके बाद परिषद की गतिविधियां कैसी रहीं? क्या अधिवेशन नियमित रूप से होते रहे? हाँ, परिषद सक्रिय बनी रही। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बद्रीदत्त पांडे तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बद्रीदत्त जोशी से अलग व्यक्ति हैं। अच्छा, नाम मिलते जुलते हैं पर व्यक्तित्व अलग हैं। हाँ, ये स्पष्ट करने के लिए शुक्रिया। नामों में भ्रम हो सकता है। तो 1923 तक 5 अधिवेशन हो गए। क्या इसके बाद भी परिषद की सक्रियता जारी रही? क्या हमारे पास और अधिवेशनों की जानकारी है? बिल्कुल, जानकारी है। एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन का जिक्र मिलता है जो 1926 में गड़िया दोली नामक स्थान पर हुआ था। ये अल्मोड़ा के नजदीक है। इस छठे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मुकुंदी लाल ने। तो हम देख सकते हैं कि 1916 से लेकर 1926 तक कम से कम एक दशक तक कुमाऊं परिषद लगातार अधिवेशनों के माध्यम से सक्रिय रही, मुद्दों पर चर्चा करती रही और लोगों को संगठित करती रही। तो ये एक दशक का सफर रहा। नैनीताल से शुरुआत, फिर अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार का वो ऐतिहासिक अधिवेशन, काशीपुर, टनकपुर और फिर गणियादौली तक परिषद ने कुमाऊं के अलग अलग कोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन 1926 के बाद क्या हुआ? क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहा या कहानी ने कोई नया मोड़ लिया? यहीं पर कहानी एक अहम और दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे हमने शुरू में ही स्थापित किया था, कुमाऊं परिषद का जन्म कुछ खास तत्कालीन और ज्वलंत क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हुआ था। वो कूली बेगार की अन्यायपूर्ण प्रथा और जंगलों पर स्थानीय हक छीनने वाले कानून। परिषद ने इन मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठाया, जनता को लामबंद किया और ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाया। अब हुआ ये कि समय के साथ और परिषद के लगातार संघर्षों के फलस्वरूप इन समस्याओं की तीव्रता कम होने लगी। कूली बेगार प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। जंगलात कानूनों में भी कुछ सुधार हुए या उनका स्वरूप बदला। तो जिन मुख्य वजहों से परिषद का गठन हुआ था, वो वजह या तो काफी हद तक हल हो गई या उनकी प्राथमिकता बदल गई। जब संगठन का मुख्य उद्देश्य ही पूरा होता नजर आने लगा, तो उसकी आगे की भूमिका और प्रासंगिकता पर विचार होना स्वाभाविक था। इसी पृष्ठभूमि में 1926 में गणियादौली अधिवेशन के दौरान या उसके तुरंत बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी में कर दिया जाए। की लड़ाई एक बड़े राष्ट्रीय मंच यानी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना ज्यादा प्रभावी होगा। क्या हम इसे इस तरह देख सकते? हाँ, बिल्कुल।
इसे काफी हद तक इसी नजरिए से देखा जाता है। ये घटनाक्रम ये दर्शाता है कि कैसे एक सशक्त क्षेत्रीय आंदोलन जो पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित था, अपने तात्कालिक लक्ष्यों को हासिल करने के बाद उस समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक धारा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया। ये एक तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ स्वाभाविक तालमेल था। परिषद ने अपनी भूमिका निभाई, जमीन तैयार की और फिर एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गई। उसने अपना अस्तित्व खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक व्यापक पहचान में समाहित कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, 1916 में नैनीताल में कुमाऊं परिषद का जन्म हुआ, खास तौर पर कुली बेगार और जंगलात कानूनों जैसे स्थानीय मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तारादत्त गेरोला और हरगोविंद पंत इसके प्रमुख संस्थापक थे। 1917 से 1926 के बीच अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, काशीपुर, टनकपुर और गनियाद्योली में इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, जिनमें 1919 का कोटद्वार अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश के लिए खास तौर पर उल्लेखनीय रहा। और जब परिषद के मुख्य उद्देश्य काफी हद तक हासिल हो गए तो 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया। ये एक क्षेत्रीय आंदोलन के उदय, विकास और राष्ट्रीय धारा में समागम की पूरी कहानी है। ये न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं और उनकी आवाज को एक मंच देते हैं, बल्कि अक्सर ये जमीनी स्तर पर काम करके बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार करते हैं। शायद ये जानना भी दिलचस्प होगा कि क्या भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की क्षेत्रीय परिषदें या संगठन उभरे थे? क्या उन्होंने भी स्थानीय समस्याओं से शुरुआत करके बाद में राष्ट्रीय मुख्यधारा में विलय का रास्ता चुना? और अगर हाँ, तो उनके अनुभव कुमाऊं परिषद से कितने मिलते जुलते या अलग थे? ये सवाल हमें इतिहास को और गहराई से समझने की प्रेरणा देते हैं।